नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आधुनिक भारत में रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा करेंगे। रोलेट एक व्यक्ति का नाम है जिसका पूरा नाम सर सिडनी रोलेट और एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, अर्थात सर सिडनी रोलेट का अधिनियम। इसकी अध्यक्षता में जो कानून बनाया गया, जो अधिनियम बनाया गया, जो एक्ट बनाया गया, उसे हम रोलेट एक्ट कहते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग एक जगह का नाम है जो पंजाब राज्य के अमृतसर ज़िले में स्थित है। वहाँ पर जो हत्याकांड हुआ, जो हत्याएं हुई, उसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इन दोनों ही टॉपिक पर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या घटनाएं थी, क्यों ये घटनाएं घटित हुई, क्यों ये कानून बनाए गए। दोनों ही टॉपिक पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट 17 मार्च 1919 को पारित किया गया। अब इस रोलेट एक्ट को पारित करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि 1919 से पूर्व 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कानून बनाया जाता है, डिफेंस एक्ट या रक्षा अधिनियम। और इस रक्षा अधिनियम में इस बात का वर्णन किया गया था कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, देश में किसी भी प्रकार का विद्रोह न भड़क जाए, तो अपने सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए उन्होंने भारतीयों की शक्तियों को दबाने के लिए, क्योंकि भारतीयों में उस समय विरोधी शक्तियां उठ रही थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उनको दबाने के लिए उन्होंने कानून बना दिया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब तक ये प्रथम विश्व युद्ध चलता रहेगा, ये अधिनियम काम करेगा, ये एक्ट काम करेगा, डिफेंस एक्ट, और जिसके तहत वो किसी भी भारतीय को दबा सकती थी उस कानून के तहत। और ये कानून बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और इसे लागू रहना था प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के 6 महीने बाद तक। अर्थात जो डिफेंस एक्ट बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, इस एक्ट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के 6 महीने बाद तक लागू रहना था। अब 1918 के आसपास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, और अब जो डिफेंस एक्ट बनाया गया था, जो रक्षा अधिनियम बनाया गया था, उसकी भी समय सीमा समाप्त होने वाली थी। तो उसी समय इन भारतीयों के विरोध को दबाने के लिए या इन विरोधी तत्वों का दमन करने के लिए सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। सर सिडनी रोलेट, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी को इस बात की जानकारी करनी थी या इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध रखने वाले षड्यंत्र कहाँ तक असफल हुए हैं, और सरकार ने उनसे निपटने के लिए सरकार को किस प्रकार के और कानून बनाने की आवश्यकता है। मतलब कि भारतीय जो उनके खिलाफ विद्रोह फैला रहे थे, वो कहाँ तक सफल या असफल हुए हैं, और क्या ब्रिटिश सरकार को उनके खिलाफ किसी और प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता है या ज़रूरत है। अब सर सिडनी रोलेट ने सारी जांच पड़ताल करने के बाद अपनी कमेटी के आधार पर उन्होंने ये सिफारिशें दी अपनी इस कमेटी में कि जिस व्यक्ति पर राजद्रोही होने का संदेह हो, उसकी गतिविधि पर नियंत्रण रखा जाए। ये सर सिडनी रोलेट अपनी सिफारिशें दे रहे हैं ब्रिटिश सरकार को कि जिस व्यक्ति पर शांति भंग होने की संभावना हो, उसे बंदी बना लिया जाए, या जिस व्यक्ति पर राजद्रोही होने का संदेह हो, उसकी गतिविधि पर नियंत्रण रखा जाए, या ऐसी किसी भी प्रकार की सामग्री जिसको भारतीय प्रकाशित करें और उससे जनता में रोष की भावना फैले, इन सब चीज़ों को अपराध माना जाए। ये सब प्रकार की सिफारिशें सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो ये सिफारिशें दे रही है। और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 17 मार्च 1909 में ये कानून बना दिया गया कि इस कानून के द्वारा
अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार ने संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में ले लिए कि वो किसी भी भारतीय को जिस पर थोड़ा बहुत भी शक या संदेह हो उसे बिना कोई कारण बताए बिना वजह मन चाहे समय तक जेल में रख सकती थी। अब जैसे ही कानून पारित हुआ भारतीयों के द्वारा इसका विरोध होना शुरू हो गया। इसे भारतीयों द्वारा काला कानून भी कहा गया या बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। अब गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। उन्होंने इस कानून को चेतावनी दी क्योंकि उनका ये मानना था कि इस कानून के द्वारा स्वतंत्रता का पूरी तरीके से हनन करना था। जनता को थोड़ी बहुत भी इस कानून से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि उसे उन्हें अब बेवजह कोई भी आरोप लगाकर उन्हें कभी भी बंदी बनाया जा सकता था और एक तरीके से ये सरकारी कर्मचारियों को या ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनके द्वारा किसी भी प्रकार के आंदोलन को कुचलने की शक्ति मिल जाना था क्योंकि वो मन चाहे जब उनका मन चाहे किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए उन्हें पकड़ के जेल में डाल सकते थे। इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किए और उन्होंने इसका विरोध करने का जनता से भी अपील किया और जगह जगह पर देश भर में हड़तालों का आयोजन होने लगा इस कानून के विरोध में। और इन्हीं सब घटनाओं के कारण महात्मा गांधी जी का भी पंजाब और दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया था क्योंकि उनका धीरे धीरे रॉलेट एक्ट का विरोध बहुत अधिक फैल रहा था। गांधी जी को भी जब दिल्ली में वो प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे और उनके उस पर रोक लगा रखी थी कि दिल्ली और पंजाब में गांधी जी एंट्री नहीं करेंगे, तो उन्हें इसी प्रयास में जब वो दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि देश में बहुत अधिक आक्रोश फैल रहा था। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने जो सत्याग्रह सभा की स्थापना की उसमें शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, द्वारकादास, बीजी हार्निमन, जमनालाल दास आदि का भी सहयोग प्राप्त हुआ। मतलब पूरे देश में जगह जगह पर इस कानून के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया और इसे भारतीयों द्वारा काला कानून और बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। साधारण से अर्थों में कहें तो रॉलेट एक्ट का अर्थ है कि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के आधार पर बनाया गया वह कानून जिसमें भारतीयों को बिना कोई कारण के जब चाहे तब पकड़कर जेल में डाला जा सकता था। अब इस कानून का जगह जगह पर विरोध हो रहा था। ऐसा ही विरोध पंजाब में भी हो रहा था। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इन दोनों के द्वारा रॉलेट एक्ट का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध चल रहा था और उसी विरोध के कारण 9 अप्रैल 1909 को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे और ये भी रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। 9 अप्रैल 1919 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ही इनकी गिरफ्तारी होती है पंजाब में बहुत बुरी तरीके से बहुत बड़े स्तर पर इनका विरोध होना शुरू हो जाता है इन दोनों नेताओं का, क्योंकि दोनों ही नेता बहुत ही पंजाब के बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे और दोनों की जैसे ही इस रॉलेट एक्ट की वजह से दोनों की गिरफ्तारी हुई 13 अप्रैल 1919 को उसी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन बुलाया गया जिसमें पंजाब के समस्त युवा, पंजाब के सभी लोग 13 अप्रैल 1919 को उस बाग में सभी लोग इकट्ठे थे। 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन था। इस दिन वैसाखी मनाई जाती है, तो उस दिन बहुत सारे गांव के लोग भी उस शहर में आए हुए थे और वो सब बहुत भारी भीड़ उस जलियांवाला बाग में सभी उस शांतिपूर्ण सभा में भाग ले रहे थे। उसी समय जैसे ही पंजाब के गवर्नर जनरल ओडायर को ये सूचना प्राप्त होती है, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसमें गोलाबारी करने का आदेश दे देते हैं और उसी गोलाबारी में वहाँ लगभग 1000 लोग से अधिक लोग वहाँ मारे जाते हैं, क्योंकि उस बाग से निकलने का रास्ता बहुत ही सकड़ा था। मतलब वहाँ से
निकलने का रास्ता इतना चौड़ा नहीं था कि एक साथ भीड़ वहां से निकल सके, और जनरल और डायर द्वारा पहले भी किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी गई। उनके द्वारा तो वहां सीधे जाते ही गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, और उस गोली कांड में बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गए। इसी घटना के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। जैसे ही उन्हें इस घटना का पता लगा, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपना त्यागपत्र दे दिया। उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि दी हुई थी, उस नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने इसी घटना के विरोध में वापस लौटा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रोज, उन्होंने कहा था कि ये हत्याकांड जो किया गया है जलियांवाला बाग में, ये जानबूझकर की गई एक क्रूर हत्या है। इसी प्रकार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य ने कहा था कि ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। अर्थात ये हत्याकांड इतना जघन्य और इतना खतरनाक था कि पूरे विश्व में इसकी बड़ी आलोचना हुई। अब जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बढ़ता गया कि भाई ये हत्याकांड की जांच की जाए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर ऐसे व्यक्तियों ने अपने त्यागपत्र, अपनी उपाधियां लौटाना वापस करना प्रारंभ कर दिया था। और विश्व स्तर पर जब इसकी व्यापक आलोचना होने लगी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस हत्याकांड की जांच हेतु एक 8 सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की, जिसे हम हंटर कमेटी बोलते हैं। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इसमें जस्टिस रेस्किन, मिस्टर राय, सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल सितलवाड़, साहब बजाजी, सुल्तान अहमद, जगत नारायण ऐसे सदस्य दूसरे शामिल थे। 8 सदस्यों की कमेटी थी, और जिसके मुखिया हंटर थे, और उसी आधार पर इसको हंटर कमेटी कहा जाता है। हंटर कमेटी को इस हत्याकांड की जांच करनी थी कि ये हत्याकांड क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी अपना काम कर रही है। अब उस कमेटी की रिपोर्ट आई भी नहीं है उससे पहले ही कि कहीं इस रिपोर्ट में कमेटी कभी अपनी इस रिपोर्ट में जनरल डायर को दोषी साबित ना कर दे, अंग्रेजों को दोषी साबित ना कर दे, ब्रिटिश सरकार ने अपने लोगों को बचाने के लिए उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही इंडेमिनिटी बिल पारित कर दिया। उनको बचाने के लिए उससे पहले उन्होंने एक नया कानून इंडेमिनिटी बिल पारित कर दिया। अब चूंकि कांग्रेस की उस समय तक स्थापना हो चुकी थी, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, उन्होंने इस कमेटी पर विश्वास प्रकट नहीं किया, और उन्होंने अपनी अलग से इस जांच के लिए, इस हत्याकांड की जांच हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की, जिसे ये जांच करना था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। इसके दूसरे सदस्य तैयब जी, जयकर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन सबको इसमें एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया, और ये निर्णय किया गया कि इसके पूर्ण तरीके से इसकी जांच की जाए कि आखिर ये हत्याकांड क्यों हुआ। अब जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपना निर्णय दिया कि ये जो घटना हुई है, ये एक तरीके से जनरल डायर के विवेकहीन होकर भावावेश में उठाया गया कदम था, कि वो भावहीन हो गए थे, विवेकहीन थे, और उस आधार पर उन्होंने इस हत्याकांड को जन्म दिया। जबकि हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में उन्होंने जनरल डायर को पूर्णतः दोषी साबित नहीं किया। उन्होंने पूरी तरीके से उसको दोषी साबित नहीं किया। उनका सिर्फ यही मानना था कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था। उन्होंने, हंटर कमेटी ये रिपोर्ट दे रही है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय की जो रिपोर्ट है, जो कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अनुसार उन्होंने, जनरल डायर ने भावावेश में विवेकहीन होकर ये कदम उठाया था। जैसे ही हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई, महात्मा गांधी जी ने इस रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी, कि अर्थात
इन्होंने जो ये रिपोर्ट पेश की है ये एक तरीके से पूरी तरीके से लीपअप होती है, मतलब इसमें वास्तव में कुछ होना जाना नहीं है। और बाद में इसको जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार द्वारा तो बड़ा प्रशंसा पत्र दिए गए। जब ये इंग्लैंड गए तो इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स या मतलब उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर ऐसी आदि उपाधियों से सम्मानित भी किया गया जनरल और डायर को। लेकिन इन घटनाओं के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना और तेजी से भड़क उठी। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे जिस तरीके से प्रबल होती जा रही थी, वह भावना अब और अधिक तेजी से